नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराया जाएगा। सबसे पहले मैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक से आपसे परिचय करा दूं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है कृषि उत्पाद बोर्ड। दूसरा टॉपिक होगा प्रमुख समितियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। तीसरा टॉपिक होगा विभिन्न क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। चौथा टॉपिक होगा भारत में सार्वजनिक उपक्रम। और जो पांचवा टॉपिक होगा वो है वित्तीय संस्थाएं। ये सभी छोटे टॉपिक जरूर हैं, लेकिन यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं और रिवीजन मात्र के अभाव में ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि ऐसे सभी टॉपिक कवर करा दिए जाएं जो कि छोटे हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में गलत हो जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा कृषि उत्पाद बोर्ड। इसमें जो सबसे पहला बोर्ड है वो है भारतीय कॉफी बोर्ड। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1942 में हुई और भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला है भारतीय रबर बोर्ड। इसकी स्थापना 1947 में हुई और भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। अगला है भारतीय चाय बोर्ड। इसकी स्थापना 1954 में हुई और याद रखिएगा, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला है भारतीय तंबाकू बोर्ड। इसकी स्थापना 1976 में हुई और याद रखिएगा, भारतीय तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। अगला है भारतीय मसाला बोर्ड। इसकी स्थापना 1987 में हुई और याद रखिएगा, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड। इसकी स्थापना 2009 में हुई और याद रखिएगा, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 2006 में हुई और याद रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय जूट बोर्ड। इसकी स्थापना 2009 में हुई और राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला टॉपिक है प्रमुख समितियां और आयोग। इसमें पहली समिति है महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति का कार्य आय वितरण का आकलन था। अगली समिति है खुसरो समिति। खुसरो समिति का कार्य कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित था। अगला है दांतेवाला समिति। याद रखिएगा, बेरोजगारी के अनुमान के लिए दांतेवाला समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, सरकारिया आयोग। केंद्र और राज्य के संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अगला है गोइपोरिया समिति। गोइपोरिया समिति का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। अगला है गोस्वामी समिति। याद रखिएगा, औद्योगिक रुग्णता की पहचान करने के लिए गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। अगला है नरसिंघम समिति। याद रखिएगा, नरसिंघम समिति का संबंध वित्तीय सुधार से है। अगला है राजा जे चेलैया समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में चेलैया समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध कर सुधार से है। अगला है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। अगला है मल्होत्रा समिति। याद रखिएगा, बीमा सुधार से संबंधित सुझाव के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। अगला है भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति का गठन किया गया था। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किसका? भंडारी समिति का गठन हुआ था। अगला है आबिद हुसैन समिति। याद रखिएगा, लघु उद्योग से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। अगला है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, मीरा सेठ समिति। तो यह हथकरघा विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति। अगला है महाजन समिति। चीनी उद्योग से संबंधित है महाजन समिति। अगली समिति है एस तारापोर समिति। याद रखिएगा, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है एस तारापोर समिति। अगली समिति है वी एस व्यास समिति। तो याद रखिएगा, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार के लिए वी एस व्यास समिति का गठन किया गया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में व्यास समिति भी कहा जाता है। अगला है सुरेश तेंदुलकर समिति। याद रखिएगा, गरीबी से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर समिति। अगला है सच्चर समिति। मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित आकलन करने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। अगला है रंगराजन समिति। याद रखिएगा, भुगतान संतुलन से संबंधित है रंगराजन समिति। अगला है डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने के लिए डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति का गठन किया गया था। अगला देखिए, भिन्न क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो सबसे पहली क्रांति पूछी जा रही है वो है हरित क्रांति। तो आपका जवाब होगा हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। यहां पर कुछ बातें याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि हरित क्रांति
कि विश्व में जनक कौन है या विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो आपका जवाब होगा नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तब आपका जवाब होगा एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम है? एमएस स्वामीनाथन। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो हरित क्रांति हुई उसने भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक प्रभाव डाला, तो याद रखिएगा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इतनी बातें आप बेसिक जो हैं हरित क्रांति के बारे में जरूर याद रखेंगे। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध क्रांति से है और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। अगला है नीली क्रांति। तो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि रजत क्रांति। तो याद रखिएगा रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी पालन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी पालन। अगला है लाल क्रांति। याद रखिएगा मांस एवं टमाटर के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अगला है रजत रेशा क्रांति। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। आपका जवाब होगा रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। यदि पूछा जाए स्वर्ण रेशा क्रांति, तो आपका जवाब क्या होगा? जूट उत्पादन से। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा रजत रेशा क्रांति पूछा जाएगा तब आपका जवाब होगा कपास उत्पादन, और स्वर्ण रेशा क्रांति पूछा जाएगा तब आपका जवाब होगा जूट उत्पादन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है गोल्डन क्रांति। तो गोल्डन क्रांति का संबंध फल और सब्जी उत्पादन से है। अगला है भूरी अर्थात धूसर क्रांति। तो याद रखिएगा भूरी अर्थात धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगला है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अगला है गुलाबी क्रांति। तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से है। इतनी बातें आप क्रांति से संबंधित याद रखेंगे। अगला टॉपिक है भारत में सार्वजनिक उद्यम। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो याद रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। याद रखिएगा वर्तमान में कंपनियों को 3 प्रकार का दर्जा दिया जा रहा है। एक है महारत्न, दूसरा नवरत्न और तीसरा मिनी रत्न। आइए जरा महारत्न कंपनियों को देखते हैं। महारत्न कंपनियों के अंतर्गत जो सबसे पहला नाम है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ओएनजीसी कहते हैं, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सेल, SAIL। अगला है भारतीय तेल निगम यानी IOC, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CIL कहते हैं, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं, BHEL, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, GAIL, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात BPCL, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। और अगला नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात PFC लिमिटेड, इसे भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अर्थात वर्तमान में 11 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला देखिए, अगली कंपनी है नवरत्न कंपनी। याद रखिएगा 1997 में नवरत्न कंपनी का दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित किया गया था। याद रखेंगे 1997 में नवरत्न कंपनी का दर्जा 9 कंपनियों के लिए सृजित किया गया। वर्तमान में कुल 13 नवरत्न कंपनियां हैं। अगली कंपनी है मिनी रत्न कंपनी। याद रखिएगा मिनी रत्न कंपनी योजना का शुभारंभ अक्टूबर 1977 में किया गया था और वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 है। अगला है औद्योगिक विकास एवं वित्तीय संस्थाएं। यहां से भी सीधे प्रश्न बनते हैं। यहां एक बात याद रखिएगा कि भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कपड़ा उद्योग है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी?
तब आपका जवाब क्या होगा? सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। और याद रखिएगा, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी जिसको सिडबी कहा गया, इसका मुख्यालय कहां पर है? तब आपका जवाब होगा सिडबी का मुख्यालय अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इसका कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना जो लघु उद्योग के प्रवर्तन में जुटे हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि आईडीबीआई की क्या भूमिका है, यानी आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई, ये औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और यदि पूछा जाए कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, तब आपका जवाब होगा 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। याद रखिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। यहां पर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो आपका जवाब होगा देश को विश्व की एक पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मिसलेनियस में, उन सभी टॉपिक को आपको कवर करा दिया गया। यहाँ पर आप लोग छोटे टॉपिक जरूर हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं और रिवीजन मात्र के अभाव में आपके ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए प्रयास ये करना है कि सतत रिवीजन जारी रखें और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।